हेलो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अपने लास्ट वीडियो में क्या देखा था? एक प्रोग्राम देखा था RMNCH+N। ठीक है, उसमें आर क्या था? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। एम मीन्स मैटरनल हेल्थ, एन मीन्स न्यूबॉर्न हेल्थ, सी मीन्स चाइल्ड हेल्थ, ए मीन्स एडोलेसेंट हेल्थ और एन मीन्स न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन कौन सा कंपोनेंट कवर करेंगे? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड जो भी इंटरवेंशन थे और जो भी प्रोग्राम थे उसकी लिस्ट है वो अपन ने इस प्रोग्राम में बता रखी है और आज इसको अपन 1 बाय 1 प्रोग्राम जितने भी थे उनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम कौन सा होगा अपना? कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट ऑफ चॉइस। इसमें कौन कौन से बास्केट ऑफ चॉइस में कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल होते हैं, कौन कौन से न्यूली एडेड है वो सब देखेंगे। फिर होम डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, ये किसका रोल होता है? आशा का होता है कि आशा का कितना इंसेंटिव मिलता है इसको होम डिलीवरी के टाइम पे। प्लस एंश्योरिंग द स्पेसिंग एट द बर्थ। ठीक है, कि मैरिड के बाद फर्स्ट चाइल्ड के बीच में कितना गैप होना चाहिए, इन बिटवीन टू चाइल्ड कितना गैप होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज किए जाते हैं, ये सब अपन यूज देखेंगे। इसके बाद फिर आएगा मिशन परिवार विकास। ये प्रोग्राम क्या है, इसके अंदर न्यू इनिशिएटिव क्या क्या ऐड किए गए हैं वो अपन कवर करेंगे। फिर आएगा नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम। इसमें कितना कंपेंसेशन मिलता है, कोई भी स्टेलाइजेशन प्रोसीजर करते हैं, ठीक, उसके फेलियर होने पे, कॉम्प्लिकेशन पे, डेथ पे, ठीक है ना, उसमें क्लाइंट को कितना कंपेंसेशन मिलता है, हेल्थ वर्कर को क्या कंपेंसेशन मिलता है, वो सब कवर करेंगे। प्लस फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कॉन्ट्रासेप्टिव की जो भी स्टॉक होता है उसका डिलीवरी कैसे होते हैं, उसको कैसे अपन मॉनिटर करते हैं, उसके रिगार्डिंग ये प्रोग्राम में कवर करेंगे। फिर वेसेक्टमी फोर्टनाइट मीन्स बाई वीकली। ठीक, इसमें क्या कौन एनुअली कौन सा ऐसा टाइम बाई वीकली टाइम होता है जिस टाइम इसको वेसेक्टमी, ठीक है ना, को एनुअली परफॉर्म किया जाता है। प्लस फिक्स्ड डे स्टेटिक अप्रोच, इसमें स्टेलाइजेशन प्रोसीजर है, ठीक है ना, इंडिविजुअल हेल्थ केयर लेवल पे कौन से डे पे वीक में कितनी कितनी बार स्टेलाइजेशन प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है, ये सब अपन 1 बाय 1 कवर करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का सबसे पहला, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा अपना? कॉन्ट्रासेप्टिव बास्केट ऑफ द चॉइस। इसमें क्या होता है कि जितने भी एलिजिबल कपल है, ठीक है, उनको मल्टीपल वेराइटी के कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शन है वो उनके लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं। उसमें से वो इन्फॉर्म चॉइस के बेसिस पे, इन्फॉर्म चॉइस मीन्स वॉल्यूंटरी चॉइस, ठीक है ना, के बेसिस पे वो कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसमें से अपन इन होता है कि बास्केट ऑफ चॉइस, बास्केट ऑफ चॉइस है, इसमें मल्टीपल कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, वो अपनी वॉल्यूंटरी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी मेथड सेलेक्ट कर सकते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव का। ये मेथड होता है, इसमें सबसे खास बात क्या होती है, टारगेट फ्री बास्केट ऑफ चॉइस में होता है, ठीक है, टारगेट फ्री मीन्स प्रेशर फ्री। जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, जो भी बास्केट ऑफ चॉइस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई भी टारगेट कंप्लीट करने का कोई भी प्रेशर नहीं होता है कि दिन में आपको 10 क्लाइंट को, ठीक है, 10 एलिजिबल कपल को आप कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोवाइड करने, आप 20 को करवाना, ऐसा कोई भी उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है, ऐसा कोई भी उनके ऊपर लिमिट नहीं होती है। सेकंड अपन देखें इसकी, तो क्लाइंट सेंटर्ड होता है। क्लाइंट सेंटर्ड की बात करें अपन, ठीक है ना, तो क्लाइंट की नीड के अकॉर्डिंग, उनकी प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उनके राइट के अकॉर्डिंग ये कॉन्ट्रासेप्टिव वो प्रोवाइड किए जाते हैं। प्लस इससे क्या फ़ायदा होता है कि जितने भी जो कॉन्ट्रासेप्टिव की, ठीक है ना, ड्रॉप आउट है वो रिड्यूस होते हैं, प्लस कॉम्प्लाइंस से कॉन्ट्रासेप्टिव की वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कौन कौन से मेथड है जो कॉन्ट्रासेप्ट बास्केट ऑफ चॉइस में अवेलेबल होते हैं। तो उसमें दो टाइप के मेथड है, एक टेम्परेरी मेथड जिसको अपन स्पेसिंग मेथड बोलते हैं, और एक परमानेंट मेथड जिसको अपन टर्मिनल मेथड भी बोल सकते हैं, दूसरा नाम इसका। तो सबसे पहले अपन देखें कि जो भी कॉन्ट्रास्ट बास्केट ऑफ चॉइस होती है, बास्केट में कौन कौन से टेम्परेरी मेथड अवेलेबल होते हैं। तो कंडोम की बात करें तो निरोध हो गया, यहाँ देख सकते हो ये, ठीक है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गया, ओसीपी। ओसीपी में कौन सी अवेलेबल होती है? माला एन, जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है, ठीक है। माला डी नहीं होती, माला एन होती है, आप यहाँ देख सकते हैं माला एन हो गया अपना। फिर अपन इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो कौन सा इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव जो न्यूली ऐड किया गया उसको अपन क्या बोलते हैं? इंजेक्टेबल
MP में ड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरा। ठीक है, आप यहाँ में देख सकते हो ये अंतरा हो गया अपना। फिर सेंट क्रोमोन, जिसका क्या नाम है, छाया। पहले नाम क्या था, सहेली, उसका भी चेंज करके क्या नाम कर दिया गया, छाया। ये न्यूली एडेड कॉन्ट्रासेप्टिव है इन द बास्केट ऑफ चॉइस में। प्लस आईयूडी में इसमें इंक्लूडेड है। आईयूडी की बात करें कौन सा, कॉपर T380A और कॉपर T मल्टीलोड 375 इसके अंदर एडेड है। प्लस इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी बास्केट ऑफ चॉइस में अवेलेबल होता है, जिसको अपन, जिसमें कौन क्या कंटेंट होता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में, लिवोन और गेस्ट्रॉल, जिसको अपन पुराना नाम देखे तो इजी पिल के नाम से होता है। और परमानेंट मेथड की बात करें कि बास्केट ऑफ चॉइस में कौन कौन से मेथड होते हैं, तो मेल स्टेलाइजेशन की बात करें तो वेसेक्टोमी हो गया, और फीमेल स्टेलाइजेशन की बात करें तो ट्यूबेक्टोमी हो गया। तो अपन को मेथड, ये भी MCQ आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बास्केट ऑफ चॉइस में कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस है वो अवेलेबल होती है। तो अपने कंडोम हो गया, ओसी पिल हो गया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, आईयूडीज कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, और परमानेंट मेथड हो गया। तो ये अपन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट अपन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अपन बात करें अदर प्रोग्राम, तो होम डिलीवरी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव। इसका क्या मीनिंग होता है, एक तरह से कम्युनिटी बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम है। इसमें आशा है वो डिलीवर करती है कॉन्ट्रासेप्टिव, कहाँ पे, डायरेक्टली एट द डोर स्टेप ऑफ द एलिजिबल कपल फॉर ए मिनिमल कॉस्ट। एक हर कोई जो कॉन्ट्रासेप्टिव जो भी होम डिलीवरी होती है उसकी कुछ न कुछ मिनिमम कॉस्ट होती है। वो अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि कंडोम किस कॉस्ट पे प्रोवाइड किया जाता है, अदर टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव उसकी कॉस्ट क्या होती है, ये सब अपन कवर करेंगे। तो ये होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव किसका रोल होता है, मैन, आशा वर्कर का होता है, ठीक है ना। और एलिजिबल कपल जितने भी है उनके डोर स्टेप तक कॉन्ट्रासेप्टिव को डिलीवरी की जाती है एट द मिनिमल कॉस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है होम डिलीवरी का, ये कौन कौन से अपन को फैक्टर है जो कंप्लीट करने हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है ना। अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करना है ताकि स्पेसिंग मेथड वो फॉलो कर सके कि बिटवीन टू चाइल्ड के बीच में गैप है वो प्रॉपर स्पेसिंग हो, मैरिड टू फर्स्ट चाइल्ड के बीच में गैप है वो स्पेसिंग है वो प्रॉपरली हो। तो ये कैसे कर सकते हैं अपन, कॉन्ट्रासेप्टिव की डूर स्टेप तक अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करके। प्लस जो भी रूरल या रिमोट एरिया है, ठीक है, वहाँ पे कॉन्ट्रासेप्टिव की एक्सेसिबिलिटी पुअर है, वहाँ पे अपन इंप्रूव कर सकते हैं होम डिलीवरी करके। प्लस अनमेट नीड है, ठीक है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव की, उसको अपन रिड्यूस कर सकते हैं। प्लस इन्फॉर्म चॉइस है, ठीक है, उसको इंप्रूव कर सकते हैं, प्रमोट द इन्फॉर्म चॉइस या वॉलंटरी चॉइस, ठीक है, कि वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं उनको कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव की नीड है, ठीक है। एलिजिबल कपल खुद सेलेक्ट कर सकते हैं कि उनको ये कॉन्ट्रासेप्टिव नीड है, उस बेसिस पे वो खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस ये एक तरह से देखें तो टारगेट फ्री है कि कोई भी आशा वर्कर या हेल्थ केयर वर्कर उसको कोई भी टारगेट नहीं है कि आपको कितने कॉन्ट्रासेप्टिव है, कितने डिलीवर करने, टारगेट फ्री, प्रेशर फ्री है, क्लाइंट सेंटर्ड है, ठीक है, क्लाइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग ये हो गया, इसको सपोर्ट करता है। प्लस यदि कॉन्ट्रासेप्टिव प्रॉपरली टाइम पे डिलीवर होंगे, ठीक है, तो टीनेज प्रेगनेंसी को अपन रिड्यूस कर सकते हैं, हाई रिस्क बर्थ को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है इसको अपन, ठीक है, शिफ्ट कर सकते हैं किस, कहाँ पे, क्लोजर टू द कम्युनिटी। तो यदि अपन होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव के तो इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि जो भी मिनिमल कॉस्ट क्या होता है, कि जो भी आशा वर्कर होते हैं एलिजिबल कपल को जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव डिलीवरी करती है उसकी मिनिमल कॉस्ट क्या लगती है, ठीक है ना। कंडोम की देखे, ठीक है ना, तो एक पैक ऑफ 3 कंडोम, एक पैकेट में 3 कंडोम है, उसकी कितनी रेट होगी, INR 1। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो एक कंप्लीट साइकिल का ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल डिलीवरी का कितना रेट है, INR 1। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की बात करें तो एक पैक डिलीवरी का कितना, INR 2, ठीक है। तो उनको रेट पता होनी चाहिए। कंडोम के 3, एक पैकेट में 3 कंडोम भर देगा तो इसका कितने रुपये में, ₹1 में। और OCP का एक फुल साइकिल कितना, ₹1 में। और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का एक पैक का कितना, INR 2। तो अपन को इसकी कॉस्ट पता होनी चाहिए कि होम डिलीवरी कॉन्ट्रासेप्टिव में कॉन्ट्रासेप्टिव की मिनिमल कॉस्ट होती है वो इंडिविजुअल कॉन्ट्रासेप्टिव पे कितनी कितनी होती है, अपन को पता होना चाहिए। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड बात करें अपन, ठीक है ना, तो
एक अदर प्रोग्राम है इंश्योरिंग स्पेसिंग एट द बर्थ। ठीक है, इसमें मेन रोल किसका होता है? आशा का होता है। इसमें आशा का मेन रोल होता है कि आशा की जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो क्या होता है कि न्यूली जो भी मैरिड कपल है उनको प्रॉपर्ली काउंसलिंग करे और इंश्योर करे, ठीक है ना। और इसमें यदि वो कंप्लीटली इंश्योर करती है तो उसको इंसेंटिव मिलता है आशा को। कितना इंसेंटिव मिलता है वो भी अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखें कि आशा का क्या फंक्शन होता है कि सबसे पहले होता है कि टू इंश्योर द स्पेसिंग ऑफ द 2 ईयर आफ्टर द मैरिज, कि जब भी मैरिज हुआ है, मैरिज के बाद फर्स्ट चाइल्ड है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम 2 ईयर का गैप हो। सेकेंड अपन पॉइंट देखे कि आशा का रोल देखे, ठीक है ना, कपल विद द वन चाइल्ड टू हैव स्पेसिंग ऑफ द 3 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, कि फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड के बीच में जो मिनिमम टू मिनिमम गैप हो 3 ईयर का होना चाहिए। ये इंश्योर करने का किसका फंक्शन होता है? आशा का। यदि आशा प्रॉपरली होता है, इंश्योर करती है, तो उसको कितना इंसेंटिव मिलता है कि मैरिज के बाद फर्स्ट चाइल्ड है उसको 2 ईयर तक डिले करने के लिए कितना इंसेंटिव मिलता है? 500 प्लस आशा टू इंश्योरिंग द स्पेसिंग ऑफ द 3 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, के फर्स्ट और सेकंड चाइल्ड के बीच 3 ईयर का वो गैप को इंश्योर करे तो उसको कितना इंसेंटिव मिलता है? 500 प्लस यदि कोई कपल है, ठीक है ना, जो जिनके 2 बच्चे हो गए आफ्टर द सेकंड चाइल्ड, को यदि परमानेंट मेथड को सेलेक्ट करना चाहता है, यदि इसमें आशा का रोल है, तो इस कंडीशन में आशा को कितना इंसेंटिव मिलता है? 1000 रुपीज़। अपन नेक्स्ट देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कौन कौन से न्यूली कॉन्ट्रासेप्टिव है जो ऐड किए फॉर द स्पेसिंग एट द बर्थ, ठीक है, अंडर द प्रोग्राम ऑफ द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो शॉर्ट टर्म आईयूसीडी को ऐड किया गया है, ठीक है, जो 5 ईयर इफेक्टिव होती है, ठीक है ना। कॉपर आईयूसीडी 375 हो गया, प्लस पोस्टपार्टम आईयूसीडी, ये भी एक न्यू मेथड है जिसको ऐड किया गया है, जिसके थ्रू स्पेसिंग एट बर्थ को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है ना, पोस्टपार्टम आईयूसीडी। तो अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे कि स्पेसिंग ऑफ बर्थ के लिए जो आईयूसीडी यूज करते हैं उसके लिए टाइमिंग क्या क्या होता है। अपन इसमें देखे ईएसबी में इंश्योरिंग स्पेस एट द बर्थ में, ठीक है, इसमें मोस्ट कॉमनली आईयूसीडी की अपन ने बात की। आईयूसीडी का अपन को पता होना चाहिए कि इंसर्शन के लिए बेस्ट टाइमिंग कौन सा होता है अलग अलग कंडीशन में। जैसे नॉर्मल अपन बात करें बेस्ट टाइम की, ठीक है ना, तो ड्यूरिंग द मेंसेस और विथ इन 10 डेज ऑफ द मेंसेस, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है आईयूसीडी इंसर्शन के लिए। अपन नेक्स्ट देखेंगे मोस्ट रिसेप्टिव टाइमिंग की बात करें कि पोस्ट प्लेसेंटल कंडीशन में कब यूज़ करेंगे, पोस्टपार्टम इंट्रासिजेरियन और इंटरवेल, पोस्ट कोइटल, पोस्ट एबॉर्शन, ये सब कंडीशन में अपन आईयूसीडी कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट रिसेप्टिव टाइमिंग की बात करें पोस्ट प्लेसेंटल, तो पोस्ट प्लेसेंटल की कंडीशन में जैसे प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाए उसके तुरंत बाद अपन को आईयूसीडी इंसर्ट कर देना है। पोस्टपार्टम की बात करें, ठीक है, जैसे डिलीवरी हुई है नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई तो विथ इन 48 आवर, ठीक है ना, 48 घंटों के अंदर अंदर अपन को आईयूसीडी को इंसर्ट कर देना है। कौन सी कंडीशन में? जब नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी भी हो तब। यदि कोई पोस्टपार्टम यदि किसी में सिजेरियन सेक्शन हुआ है उस कंडीशन में अपन, ठीक है ना, एलोंग द ऑपरेशन के जब भी अपन सिजेरियन सेक्शन करें, जैसे बच्चे को डिलीवरी किया तुरंत बाद अपन आईयूसीडी इंसर्ट कर देंगे। कि अपन नॉर्मल डिलीवरी हुई कि डिलीवरी के विथ इन 48 आवर यदि अपन आईयूसीडी इंसर्ट कर देते हैं तो ठीक है। यदि 48 घंटों के अंदर अंदर अपन आईयूसीडी को इंसर्ट नहीं कर पाते तो 48 घंटों से लेके नेक्स्ट 6 वीक तक अपन आईयूसीडी इंसर्शन को रिकमेंडेड नहीं करते हैं, ठीक है ना, ये अपन को पता होना चाहिए। और 6 वीक के बाद अपन आईयूसीडी को इंसर्ट करते हैं उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इंटरवल आईयूसीडी, ठीक है ना, क्या आफ्टर 6 वीक डिलीवरी यदि अपन आईयूसीडी यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटरवल आईयूसीडी इंसर्शन। अब पोस्ट कोइटल की बात करें, ठीक है ना, अपन आगे पढ़ेंगे कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, उसका एक टाइप मेथड है, वो कौन सा है? आईयूसीडी। उसी को अपन क्या बोलते हैं? पोस्ट कोइटल मेथड, ठीक है। इसमें कब तक? अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ उस कंडीशन में विथ इन 3 to 5 डेज अपन यूज करें आईयूसीडी को, तो एक तरह से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह वर्क करता है। पोस्ट एबॉर्शन की बात करके एबॉर्शन हुआ है, ठीक है ना, उस कंडीशन में हम आईयूसीडी यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते? यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद यदि एबॉर्शन हुआ है उस कंडीशन में अपन यूज कर सकते हैं,
ठीक है ना। यदि सेकेंड ट्राइमेस्टर का एबॉर्शन हुआ है उस कंडीशन में अपन आईयूसीडी को रिकमेंडेड नहीं करते। तो अपन को टाइमिंग पता होनी चाहिए कि कौन से कंडीशन है, ठीक है, उस टाइम पे अपन आईयूसीडी यूज करें तो उसको, उस मेथड को, ठीक है, क्या कहते हैं। पोस्ट प्लेसेंटल बोले तो डिलीवरी के जस्ट बाद, प्लेसेंटा की डिलीवरी के जस्ट बाद अपन को आईयूसीडी का यूज करना है। पोस्टमार्टम आईयूसीडी के लिए क्या टाइमिंग होता है, विथिन 48 आवर। इंटरवल आईयूसीडी किसको बोलते हैं कि आफ्टर 6 वीक ऑफ द डिलीवरी अपन आईयूसीडी यूज करें, उसको क्या बोलते हैं, इंटरवल। पोस्ट कोइटल के लिए क्या टाइमिंग होता है, विथिन अप टू 3 to 5 डेज तक अपन यूज करें तो ये एक तरह से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव तरह वर्क कर सकता है। तो ये अपन को टाइमिंग पता होनी चाहिए इनकी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अपन प्रोग्राम की बात करें तो मिशन परिवार विकास, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एमपीवी, अपन को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसमें जब इम्प्लीमेंट किया गया था सबसे पहले कितनी जगह पे, 146 डिस्ट्रिक्ट में। इन डिस्ट्रिक्ट में क्यों इम्प्लीमेंट किया गया, इसी क्या खास बात है कि वहाँ पे टीएफआर है, टोटल फर्टिलिटी लेवल है इन 146 डिस्ट्रिक्ट में वो मोर देन 3 था, ठीक है। टीएफआर मोर देन 3 था, क्यों था, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो हायर थी, प्लस, ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हायर थी, ठीक है ना। तो वहाँ पे अपन को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट थी, क्वालिटी, हाई क्वालिटी फैमिली प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी। तो वहाँ पे मिशन परिवार विकास को इन जगहों पे इम्प्लीमेंट किया गया। अपने इसकी एम की बात करें इस प्रोग्राम की, ठीक है ना, टू प्रमोट द फैमिली प्लानिंग को प्रमोट करना है, प्लस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ग्रोथ है उसको डिक्रीज करना है। इसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, वाई आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है ना, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में कॉन्ट्रासेप्टिव दिन प्रॉपरली अपन यदि डिस्ट्रीब्यूट करें तो अपन पॉपुलेशन ग्रोथ को डिक्रीज कर सकते हैं। उसके थ्रू इन 146 डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट में अपन टीएफआर को डिक्रीज कर सकते हैं। अपन एमपीवी प्रोग्राम, ठीक है ना, मिशन परिवार विकास की बात करें कि इसके प्रोग्राम के की इनिशिएटिव कौन कौन से थे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले की इनिशिएटिव की बात करें न्यूली कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव है वो अवेलेबल हो टिल द सब सेंटर लेवल पे। अपन हेल्थ केयर हेरारकी की बात करें तो सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन सा हेल्थ केयर सेंटर आता है, सब सेंटर। सबसे लोवेस्ट लेवल तक कॉन्ट्रासेप्टिव है, न्यूली कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हो। तो कौन कौन से न्यूली कॉन्ट्रासेप्टिव थे, तो एक तो अंतरा थी, जिसको अपन अंतरा ब्रांड नेम है। इसका अपन कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर एक तरह से इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, उसके अंदर कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, डेपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट। और नेक्स्ट न्यूली एडेड कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव में छाया आती है, जिसमें छाया की बात करें तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेंटक्रोमन प्रेजेंट होता है। एक तरह से ये नॉन स्टेरॉइडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है। और छाया से पहले इसका क्या नाम था, सहेली नाम था, जब चेंज करके क्या नाम कर दिया गया, इसका छाया में कन्वर्ट कर दिया गया। तो दो अंतरा और छाया, दो न्यूली कॉन्ट्रासेप्टिव जो सब सेंटर लेवल तक अवेलेबल हो। अदर इनिशिएटिव की बात करें, नई पहल कि जितने भी न्यूली वेड्स या एलिजिबल कपल है, ठीक, उनको फैमिली प्लानिंग किट अवेलेबल की जाए, किसके थ्रू, आशा वर्कर के थ्रू। इसमें किसका रोल होता है, आशा का रोल होता है, प्लस सास बहू सम्मेलन, ठीक है। अपन को क्या इंकरेज करना है यंग मैरिड वुमेन को और मदर इन लॉ को, ताकि वो डिस्कस कर सके अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यू, डिस्कस कर सके उसके रिगार्डिंग, उसको अवेयर कर सके, ठीक है ना। और एक तरह से इसे इश्यू, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे इश्यू से टॉक करने से क्या होता है कि इनके मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ के बीच में बॉन्ड है वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट हम बात करें अदर इनिशिएटिव की तो सारथी वैन। सारथी वैन का क्या मीनिंग, एक मोबाइल वैन होती है जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज उनको प्रमोट करती है, एट द डोर स्टेप लेवल तक प्रमोट करती है। एक अदर इनिशिएटिव की बात करते हैं कोट स्कीम, COT। COT क्या मीनिंग क्या होता है, सेंटर ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है। तो जो भी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है उनकी प्रॉपरली ट्रेनिंग हो, ठीक है। प्लस ये स्कीम क्या प्रमोट करती है, फिक्स्ड डे स्टैटिक्स सर्विसेज और कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोसीजर लाइक स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। जो परमानेंट मेथड होते हैं स्टेरिलाइजेशन, उनको ये प्रमोट करती है। फिक्स्ड डे स्टैटिक, इसके रिगार्डिंग में अपन आगे देखेंगे कि फिक्स्ड डे स्टैटिक सर्विस क्या होता है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी लेवल होता है, हायरार्की लेवल होता है। हायर हायरार्की लेवल पे वीक में कितनी बार
स्टेलाइजेशन प्रोसीजर है वो किया जाता है, उससे लो लेवल पे, हायरार्की लेवल पे स्टेलाइजेशन प्रोसीजर कौन से डे पे परफॉर्म किया जाता है, ये सब अपन कवर करेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से नेक्स्ट देखिए अपन अदर प्रोग्राम, तो NFPIS क्या मतलब है, नेशनल फैमिली प्लानिंग इंडेमनिटी स्कीम। ये कब लॉन्च किया गया था, 1 अप्रैल 2013 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके अंडर में ये वर्क करता है, NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर में ये वर्क करता है। प्लस इस अपन बात करें इस प्रोग्राम की, तो मेन पर्पस इसका क्या था, इस स्कीम का, इस प्रोग्राम का, तो फाइनेंशियल कंपेंसेशन प्रोवाइड करना। यदि किसी को कोई भी यदि स्टेलाइजेशन प्रोसीजर है, ट्यूबोक्टोमी या वेसेक्टोमी, कोई भी प्रोसीजर यदि कंडक्ट होता है, उसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम होती है, कौन कौन सी प्रॉब्लम इसमें कवर की जाती है, कि डेथ हो गई, प्रोसीजर के बाद डेथ हो गई, या फेलियर ऑफ द प्रोसीजर हो गया, या कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन हो गया, या कोई भी लीगल इश्यू हो गया, ठीक है, विच आर फेस्ड बाय द डॉक्टर या हेल्थ फैसिलिटी, उस कंडीशन में कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, और यही इस प्रोग्राम का मेन एम है या पर्पस है। और कंपेंसेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है प्रोवाइड करने की, वो स्टेट या यूनियन टेरिटरी होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है क्लेम को प्रोसेसिंग के लिए और पेमेंट के लिए। और उसके लिए इंश्योरेंस है, ठीक है, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, वही इंश्योरेंस है किसके अंडर में कवर होता है, ICICI के अंडर में कवर होता है। तो ये भी हमको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस है वो किसके थ्रू प्रोवाइड होता है, और इंश्योरेंस जो भी पेमेंट है उसके लिए, पेमेंट के लिए, क्लेम के लिए, प्रोसेसिंग, उसका पूरे सिस्टम के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट देखिए अपन कंपेंसेशन कितना मिलता है, कि अपन ने देखा कि कवर करता है, डेथ को कवर करता है, ठीक है ना, प्लस कॉम्प्लिकेशन को कवर करता है, फेलियर को कवर करता है, या कोई भी लीगल इश्यू है, ठीक है ना, विच आर फेस्ड बाय द डॉक्टर या फैसिलिटी, उस कंडीशन में, हर किसी कंडीशन में कितना कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करें डेथ एट द हॉस्पिटल के ड्यूरिंग प्रोसीजर, ठीक है, या जिस हॉस्पिटल में प्रोसीजर हुआ वहाँ पे डेथ हो जाए, या डेथ विथ इन द 7 डेज ऑफ द डिस्चार्ज, उस कंडीशन में 2 लाख का कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है पेशेंट को। ठीक, और डेथ आफ्टर द स्टेलाइजेशन के 8 to 30 डेज के अंदर अंदर डेथ हो जाए, उस कंडीशन में कितना कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, 50,000। ठीक है, पेशेंट को ये कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। कि ट्रीटमेंट ऑफ द कॉम्प्लिकेशन, कि ट्रीटमेंट की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है, ठीक है ना, उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन को, कि कॉम्प्लिकेशन के लिए मैनेज, उसको मैनेज करने के लिए जो कॉस्ट होती है, ठीक है ना, उसके लिए कितना उनको प्रोवाइड किया जाता है, फंड 25,000 फंड प्रोवाइड किया जाता है, कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। यदि किसी कंडीशन में स्टेलाइजेशन प्रोसीजर हुआ, वो फेलियर हो गया, उसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, उस कंडीशन में कितना कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, 30,000। यदि कोई डॉक्टर या हेल्थ फैसिलिटी कोई लीगल केस उसके ऊपर हो गया हो, उस कंडीशन में लीगल एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कितना कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, 2 लाख पर केसेस। और एक ईयर में कितने केसेस को कवर कर सकते हैं, अप टू 4 केसेस पर ईयर, इतना आप कवर कर सकते हैं फॉर टू कवर द लीगल एक्सपेंसेस। और एक केस के लिए कितना कंपेंसेशन मिलता है, 2 लाख पर केस कंपेंसेशन मिलता है। तो ये अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी कंडीशन है वो इस प्रोग्राम के अंडर में कवर होती है, और हर कंडीशन के लिए कितना कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है, ये अपन को पता होना चाहिए। इस प्रोग्राम का गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है, ठीक, कोई स्टेलाइजेशन प्रोसीजर यदि कोई सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है, कि एम्प्लॉयज को अंडरगोइंग द स्टेलाइजेशन आफ्टर, यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 2 बच्चों के बाद स्टेलाइजेशन प्रोसीजर को सेलेक्ट करता है, तो उसको 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। और आफ्टर 3 चिल्ड्रन यदि कोई परमानेंट मेथड सेलेक्ट करता है, चूज करता है, तो उसको 1 इंक्रीमेंट मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है उस कंडीशन में, ठीक है ना, आफ्टर स्टेलाइजेशन 1 इंक्रीमेंट मिलता है। इसमें ये डिपेंड नहीं करता कि 2 बच्चे या 3 बच्चे, इस कंडीशन में डिपेंड नहीं करता। बाकी अपन स्टेट गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय है तो उसको 2 बच्चों के बाद स्टेलाइजेशन प्रोसीजर को यदि सेलेक्ट चूज करता है तो 2 इंक्रीमेंट, और आफ्टर 3 चिल्ड्रन यदि कोई स्टेलाइजेशन प्रोसीजर को कोई एम्प्लॉय यदि सेलेक्ट करता है, चूज करता है, तो उसको 1 इंक्रीमेंट मिलता है। बस इसमें एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए कि एम्प्लॉय की एज है वो लेस देन 50
ईयर से होनी चाहिए और स्पाउस की एज है वो लेस देन 45 होनी चाहिए, ठीक है ना, ड्यूरिंग द प्रोसीजर ऑफ द स्टेरिलाइजेशन। यदि ये फुलफिल हो रहा तो ये बेनिफिट मिल सकता है। प्लस स्टेरिलाइजेशन को गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसको स्पेशल लीव भी प्रोवाइड होती है, ठीक है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर जिसके जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू जाता है, ठीक है, कि यदि कोई वुमेन है, ठीक है, वो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर को चूज कर सकती है, जैसे ट्यूबेक्टोमी तो उसको 14 डेज की लीव सेक्शन हो सकती है। मेंस जिसमें कोई वेसेक्टोमी यदि सेलेक्ट करता है तो उसको 7 डेज की लीव मिल सकती है। यदि कोई, ठीक है ना, कोई भी मैटरनिटी लीव प्रोवाइड नहीं होती है आफ्टर द 3 चिल्ड्रन, ठीक है, इस कंडीशन में कोई भी टाइप की उसको लीव नहीं मिलती है। प्लस एडिशनल गवर्नमेंट मेजर देखा कि इंक्रीमेंट मिला, इसके अलावा और क्या बेनिफिट मिल सकता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उनको एक ग्रीन कार्ड इश्यू होता है, ठीक है ना। यदि किसी ने परमानेंट मेथड को अडॉप्ट किया है तो उसको 2 बच्चों के बाद उसको ग्रीन कार्ड इश्यू होगा। इसका क्या फायदा हो सकता है, ठीक है ना, ये एक तरह से ग्रीन कार्ड एक्ट एज ए रिकॉग्निशन एंड प्रायोरिटी इन द सर्विसेज। कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज है, ठीक है ना, उस कंडीशन में उसको हमेशा प्रायोरिटी मिलेगी। प्लस अपन बात करें कि जो भी स्टेट है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट है, ठीक है, उनको एक रिवॉर्ड, कैश रिवॉर्ड मिलता है ताकि अपन फैमिली वेलफेयर एक्टिविटी उसको अपन प्रमोट कर सके। रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक और प्रोग्राम की बात करें तो FPLMIS। FP मीन्स फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस प्रोग्राम में क्या होता है, ये वेब बेस्ड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट सिस्टम एक तरह से वेब बेस्ड ऐप है, ठीक है ना, जिसके थ्रू अपन, ठीक है, फैमिली प्लानिंग की जितनी भी कोमोडिटीज या फैमिली प्लानिंग की जितनी भी मेथड है उनको अपन ट्रैक कर सकते हैं इस वेब बेस्ड के थ्रू, ठीक है ना, मॉनिटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते, सप्लाई चेन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव को अपन एट द अक्रॉस द ऑल लेवल ऑफ द हेल्थ सिस्टम। इस प्रोग्राम के अपन ऑब्जेक्टिव देखें, ठीक है ना, तो क्या इंश्योर करता है कि इंश्योर द कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव एट द ऑल सर्विस डिलीवरी पॉइंट। के वेब बेस्ड ऐप है जिसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं कि किस हेल्थ केयर सिस्टम पे स्टॉक लेवल कितना है। यदि स्टॉक लेवल लो होता है तो वहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई हो। ये कब होगी, जब रियल टाइम डाटा एंट्री हो वेब बेस्ड ऐप के थ्रू, तो वहाँ पे सप्लाई है वो इंटरप्ट नहीं होती। प्लस ये प्रिवेंट करता है किस चीज़ को, स्टॉक आउट के। यदि स्टॉक लो हो गया है तो सप्लाई तुरंत सप्लाई हो जाए तो लो स्टॉक को मिनिमाइज कर सकते हैं। प्लस ओवर स्टॉकिंग को भी ये प्रिवेंट करता है। फोरकास्टिंग प्लानिंग में इंप्रूव करता है कि अपन फ्यूचर की कॉन्ट्रासेप्टिव की क्या डिमांड है उसको अपन कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग पे ये अपन को हेल्प करता है। प्लस सप्लाई चेन एफिशिएंसी उसको मजबूत करता है, स्ट्रेंथन करता है। इस ऐप के थ्रू अपन उसको सप्लाई चेन को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। कौन कौन सी कोमोडिटी है जो कवर की जाती है, ठीक है ना, कंडोम हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल हो गया, आईयूडीज हो गए जैसे लाइक कॉपर टी, प्लस इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गई। ये सब इसके अंडर में कोमोडिटीज है जिसकी कंटिन्यूस सप्लाई हो और ये इस प्रोग्राम के अंडर में कवर किया जाता है। इनको ट्रैकिंग, इनकी मॉनिटरिंग और इनका सप्लाई चेन को मैनेज किया जाता है इस कोमोडिटीज को। अपन इस देखे, ठीक है ना, FPLMIS का देखे अपन की फंक्शन देखे अपन, तो ये डाटा मैनेजमेंट में हेल्प करता है, इन्वेंट्री कंट्रोल में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, प्लस मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग में हेल्प। डाटा मैनेजमेंट में कैसे हेल्प कर सकता है कि स्टॉक लेवल, कंजप्शन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, उनका रियल टाइम रिकॉर्डिंग होती है। प्लस स्टॉक लेवल, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन का इनकी रियल टाइम डाटा एंट्री होती है, ठीक है ना, एट द सब सेंटर से लेके स्टेट लेवल तक हर लेवल पे रियल टाइम डाटा एंट्री है। तो अपन को पता चलता है कि स्टॉक लेवल कितना यूज हो रहा है, ओवर स्टॉक हो रखा है या स्टॉक लो हो गया है, कितना कंजप्शन वहाँ पे है, कितनी डिमांड है फ्यूचर में और कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सब अपन को आइडिया रहता है रियल टाइम डाटा एंट्री की हेल्प से। इन्वेंट्री कंट्रोल की बात करें, जो मैनेजमेंट कंट्रोल का एक मेथड है जिसके थ्रू अपन स्टॉक अवेलेबिलिटी को ट्रैक कर सकते हैं। प्लस लो स्टॉक या एक्सपायरी हो गया तो उसको अपन अलर्ट का पता लगा सकते हैं। फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। ये कैसे कर सकता है कि अपन कि किसी भी फोरकास्टिंग में फ्यूचर डिमांड को अपन एस्टिमेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द कंजप्शन पैटर्न। कि अपन देखें अभी प्रेजेंट में कंजप्शन पैटर्न क्या है, उस बेसिस में अपन पता लगा सकते हैं कि फ्यूचर में इसकी डिमांड
जितने हो सके तो इसको अपन एस्टिमेट कर सकते हैं, इसमें हेल्प करता है। प्लस मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग में हेल्प कर सकता है, रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, ठीक है ना, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्पफुल होती है। प्लस हेल्प द सुपरवाइजर टू इंश्योर द एफिशिएंट सप्लाई चेन फंक्शनिंग, इसमें भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट अपन देखें रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड अदर प्रोग्राम, वेसेक्टोमी फॉर नाइट। वेसेक्टोमी अपन किस में करते हैं, मेल में। तो वेसेक्टोमी फॉर नाइट किससे रिलेटेड है, मेल स्टेलाइजेशन से रिलेटेड ये प्रोग्राम है। इसको एनुअली, ठीक है ना, एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है। एनुअल फैमिली प्लानिंग ये कैंपेन ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है ना। कैंपेन कितने टाइम का होता है, 2 वीक का कैंपेन होता है। वहाँ पे मेल स्टेलाइजेशन को परफॉर्म किया जाता है और इसका टाइमिंग क्या होता है, 2 वीक का, 21 नवंबर टू 4 दिसंबर तक इस प्रोग्राम के, ठीक है ना, एनुअली कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है 21 नवंबर टू 4 दिसंबर तक, 14 डेज का कैंप, ठीक है। और इसमें मेल स्टेलाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। मेल स्टेलाइजेशन का मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा होता है, एनएसवी, नो स्काल्पल वेसेक्टोमी। इस कैंप का अपन देखें कि जो एनुअली कैंप ऑर्गेनाइज किया जाता है उसका मेन एम क्या होता है, मेल पार्टिसिपेंट को इंक्रीज करना। और इसको अपन कैसे कर सकते हैं कि जो भी वेसेक्टोमी से रिलेटेड जो भी वहाँ पे मिथ्स, मिसकॉन्सेप्शन या सोशल बैरियर प्रेजेंट है उसको अपन को एड्रेस करना, आइडेंटिफाई करना है और मिनिमाइज करना है। उसके थ्रू अपन मिनिमाइज करके अपन मेल पार्टिसिपेंट को इंक्रीज कर सकते हैं इस कैंप में पार्टिसिपेशन के लिए, ठीक है, फॉर स्टेलाइजेशन प्रोसीजर। अदर एक्टिविटी देखेगा अपन, अदर एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, आईईसी और बीसीसी। आईईसी मीन्स इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन और बीसीसी मीन्स बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन। किसके थ्रू, लाइक पोस्टर के थ्रू, रैलीज के थ्रू, मीडिया मैसेज के थ्रू या कम्युनिटी मीटिंग के थ्रू। तो अपन इसके थ्रू, ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। प्लस एंकरेज द इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग अमंग द मेन। इन्फॉर्म डिसीजन में वॉलंटरी डिसीजन लेके वो, ठीक, वॉलंटरी डिसीजन के रिगार्डिंग अपन को इंकरेज कर सकते हैं और वो डिसीजन लेके इस कैंप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। प्लस इसमें मेन रोल किसका होता है, जैसे देखें आशा और मेल मोटिवेटर, ठीक है। ये क्या कंडक्ट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं उनको मोबिलाइज करते हैं, ठीक है ना, एलिजिबल कपल को, ठीक है ना। प्लस उसके थ्रू हेल्प करते हैं टू इम्प्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ द वेसेक्टोमी, ठीक है, कि वहाँ पे किसी भी एरिया में अपने कैंप ऑर्गेनाइज करे, वहाँ का लोकल वर्कर जैसे आशा हो गया, मेल मोटिवेटर हो गया, यदि वह वहाँ के लोगों को काउंसलिंग करे, उनको मोबिलाइज करे तो ईजी होता है कि अपन वहाँ के एरिया में वेसेक्टोमी को एक्सेप्ट कर पाए। देखें कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से अदर प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम देखें तो फिक्स्ड डे स्टैटिक अप्रोच। ये क्या होता है, ये एक स्टेलाइजेशन सर्विसेज ऑफर्ड की जाती है, ठीक है, जिसमें ट्यूबेक्टोमी फॉर फीमेल और वेसेक्टोमी फॉर मेल। इसका देखें अपन अप्रोच का मेन एम क्या है, टू प्रमोट द ट्यूबेक्टोमी वेसेक्टोमी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टेलाइजेशन सर्विसेज एट द डिफरेंट हेल्थ फैसिलिटी, ठीक है ना, एट फिक्स डे स्टैटिक एज ए फॉलो, कि एक हेल्थ केयर जो फैसिलिटी होती है उसकी हायरार्की होती है, ठीक है। अपन यहाँ पे देखें तो अपर लेवल से लोअर लेवल तक एक हायरार्की होती है। तो हर किसी लेवल पे कौन सा ऐसा फिक्स डे होता है जिस डे पे स्टेलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात करें तो ट्वाइस ए वीक, कि एक वीक में 2 दिन फिक्स होते हैं, उस दिन पे स्टेलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एसटीएस की बात करें सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तो वीकली प्रोवाइड की जाती है। सीएससी की बात करें तो फोर्टनाइटली मीन्स 2 वीकली, हर 2 वीक के बाद सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। और पीएससी की बात करें तो मंथली, एक मंथ में एक दिन होता है जहाँ पे फिक्स्ड स्टैटिक अप्रोच अप्लाई की जाती है, उस दिन स्टेलाइजेशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है।